चलो, आज हम लोग का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का पहला क्लास है, ईडी। अपने शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ईडी। अच्छा, सब्जेक्ट का नाम लिखो पहले। लिखो ना, कॉपी निकालो सब लोग। एक सुनो ना, एक एक तुम लोग कॉपी बनाएगा जैसे नॉर्मली अकाउंटेंसी का, और एक कॉपी बनाएगा थ्योरी का, जिसमें हम लोग इक्वल, नहीं अकाउंट्स का अलग कॉपी रहेगा और एक कॉपी रहेगा थ्योरी का। दो ही कॉपी बनाना। हाँ, क्योंकि थ्योरी में बहुत लिमिटेड लिखना है, जो लिखना रहेगा इकोनॉमिक्स लिखना रहेगा। और वैसे भी इकोनॉमिक्स में तुम लोग को लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मैंने बोला ना। एक ऐसा पैटर्न बना के दूंगा और शेयर कर दूंगा पेज, लेकिन कभी कभी हो सकता है कुछ लिखना पड़ जाए। तो एक कॉपी बनाएगा, अकाउंट्स का थोड़ा मोटा बनाना, मोटा कॉपी, और इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा, मतलब बाकी थ्योरी का छोटा बनाना। ठीक है, दो कॉपी मेंटेन करके चलना। ठीक है, एक बार सिलेबस दिखा दूं, एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ। हाँ, सिलेबस दिखा देता हूँ, ईडी का सिलेबस दिखा देता हूँ। एक मिनट, सिलेबस दिखाता हूँ। आज जो सिलेबस देख लो। अच्छा, इसका इसका जो प्रोनाउंसिएशन है या प्रोनाउंसिएशन है, तुम एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप जो तुम बोल सको, एज ए इंडियन सब चलता है। ठीक है, देखो मैं तो नॉर्मली बोलता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप, परफेक्ट यही वर्ड है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, नाम क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है ना? ये बेसिकली पढ़ करके तुमको ये चीज़ समझ में आएगा भाई। देखो, आज ना कोई मोमो बेच रहा है, खुद को एंटरप्रेन्योर बोलता है, और वही घटिया से मोमो बेच रहा है जो बाकी सब बेच रहे हैं, और खुद को क्या बोलेगा? हम एंटरप्रेन्योर है। बट अलग होता है, एंटरप्रेन्योर अलग होता है और एक बिजनेस अलग होता है। ये पढ़ करके तुमको काइंड ऑफ एक बिजनेस का नॉलेज आएगा। ठीक है ना? और वैसे भी कॉमर्स के स्टूडेंट है यार, थोड़ा बिजनेस बारे में तो पढ़ेंगे ही ना। तो इसका जो यूनिट वन है, वो बेसिकली देखा जाए इंट्रोडक्शन टाइप का है कि भैया एंटरप्रेन्योरशिप कौन होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब है। ठीक है? जो यूनिट टू है, यूनिट टू है, इसमें ना बेसिकली हम लोग, इस चैप्टर का नाम यही है, पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट कितना एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर रही है आगे बढ़ने के लिए, और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर कितना सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ने के लिए। जैसे याद रखना, एक एक देश में बिजनेस करना बहुत आसान है अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे, और उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा अगर गवर्नमेंट तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए। आज विजय माल्या केस में क्या हुआ? गवर्नमेंट अगेंस्ट हो गई, देश छोड़कर भागना पड़ गया। और अंबानी अडानी केस में क्या हो रहा है? मोदी जी तो गले लगाते हैं दोनों को, और लोग एकदम मस्त बिजनेस कर रहे हैं। कल को अगर मोदी जी उनके अगेंस्ट हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, शायद उनको भी देश छोड़ भागना पड़ जाए। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बिजनेसमैन इतना बड़ा, इतना आगे बढ़ा है और घोटाला नहीं किया। थोड़ा बहुत तो किया ही होगा कोई ना कोई। अब ये बात थोड़ी बोलो कि रिलायंस किया, कोई ना कोई तो किया ही होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी घोटाला कर ही रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट याद रखना, कोई भी इंसान अगर इतना बड़ा ब्रांड एम्बेसडर खड़ा किया है तो कुछ ना कुछ किया ही होगा, और वहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। इसको बोलते हैं फेवरेबल सिचुएशन। तो चैप्टर टू में बेसिकली यही पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर टू में गवर्नमेंट किसको सपोर्ट कर रही है, कैसे कर रही है, या प्राइवेट सेक्टर भी सपोर्ट करते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी सपोर्ट करते हैं नए नए एंटरप्रेन्योर को, तो कैसे सपोर्ट करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे यूनिट टू में। यूनिट थ्री में पढ़ेंगे सोर्स ऑफ बिजनेस आइडिया, कि बिजनेस आइडिया का सोर्स कैसे मिलता है। ठीक है? उसमें हम लोग लेआउट वगैरह सब पढ़ेंगे, फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह पढ़ेंगे। तो यूनिट थ्री में बिजनेस आइडिया का सोर्स क्या है, फिजिबिलिटी क्या है, प्लांट लेआउट क्या है, ये सब पढ़ेंगे यूनिट थ्री में। और यूनिट फोर में पढ़ेंगे बेसिकली मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कैसे हम रिसोर्सेस लेकर के आते हैं बिजनेस में, कहाँ से लेकर के आते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। स्टार्टअप का प्रॉब्लम क्या है, जब कोई भी स्टार्टअप चालू होता है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब पढ़ेंगे यूनिट फोर में। तो यूनिट वन जो तुम्हारा भी मैं स्टार्ट करूंगा वो काइंड ऑफ एक इंट्रोडक्शन है, जहाँ पे सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि भैया एंटरप्रेन्योर कौन होता है, बिजनेस कौन होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप का फीचर्स क्या है, ट्रेट क्या है, क्वालिटी क्या है, एंजल इन्वेस्टर कौन है, एंजल इन्वेस्टर कौन है, वेंचर कैपिटलिस्ट कौन है, बिजनेस इंक्यूबेटर कौन है, ऐसे करके नया नया वर्ड आएगा। ठीक है? तुम्हारे यहाँ पे आएगा बेसिकली, देखो फैमिली बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है ना, कॉन्फ्लिक्ट इन फैमिली बिजनेस,
कि अगर मान लो फैमिली बिजनेस है, होता ना, दादाजी का बिजनेस पापा को मिला, पापा से तुमको मिला, तो फैमिली बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ सीखेंगे चैप्टर 1 में। एक्चुअल में जो चैप्टर 1 है दैट इज योर बेस। ये चैप्टर 1 अगर तुमको समझ में आ गया तो बाकी चैप्टर में कोई दम नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा टाइम अपने को यहाँ लगने वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं तुमको आज यही पढ़ाने वाला हूँ, भैया एंटरप्रेन्योर है कौन। ठीक है, एंटरप्रेन्योर है कौन, लिखो तो, लिखो तो सबसे पहले। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो सबसे पहले ये सीखेंगे भैया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, इसमें 5 बेसिक इंपॉर्टेंट है। पहला, व्हाट इज एंटरप्रेन्योर। दूसरा, व्हाट इज एंटरप्राइज। और तीसरा, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। चौथा, आज जो मैं 5 टॉपिक लिखा रहा हूँ यही 5 टॉपिक पढ़ाऊंगा। डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन। और पांचवा, क्वालिटीज या इसको अपने बोलते हैं ट्रेट्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना, ये बेसिक है, ये तुम्हारा बेसिक है, ये तुम्हारा बेसिक है। समझ रहे हो ना कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, अगर ये चीज़ क्लियर हो जाता है तो फिर ये सब्जेक्ट में तुमको इंटरेस्ट आ जाएगा, ये सब्जेक्ट में तुमको इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, और उसके बाद समझेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, फिर समझेंगे इंटरप्राइज क्या है। ये 3 वर्ड पहले समझेंगे, उसके बाद फिर डिफरेंस की बात करेंगे। सुनो, एक वर्ड है, तुम लोग लिख लिया ना ये? अच्छा लिख लो, फटाफट लिखो तो सुजल। लिख लिया? हो गया। सबसे पहले कुछ लिखना मत, अब समझना। एक है एंटरप्रेन्योर और एक है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है ना, एक है एंटरप्रेन्योर और एक है एंटरप्रेन्योरशिप। याद रखना, ये जो ये एक बंदा है, एंटरप्रेन्योर कौन है, एक इंसान है, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक प्रोसेस है। पहले इस 2 वर्ड का मतलब समझाना। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक प्रोसेस है। बेसिक डिफरेंस यही है भैया, एंटरप्रेन्योर कौन है, एक इंसान है, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक प्रोसेस है। बेसिक डिफरेंस ये है। ठीक है, सबसे पहले जो बंदा एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है उसको अपने क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर। जो बंदा एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस कर रहा है, जो बंदा एंटरप्रेन्योरशिप का क्या कर रहा है, प्रोसेस, जो बंदा ये प्रोसेस कर रहा है इसी बंदे को अपने क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर। तो अगर अपने इस वर्ड का मतलब क्लियर हो जाए कि भैया एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, तब ये भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जिस इंसान ने ये प्रोसेस किया उसी इंसान को अपने क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो भैया सबसे सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है भैया ये क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। अब तुम लोग का गुरु मन सुनो,
हर एक एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड में हर एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हुआ है प्रॉब्लम से। कहाँ चालू हुआ? ये लोग क्या करते हैं कि सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है उसका क्या निकालते हैं? सॉल्यूशन। जितनी भी इंडिया में या तुम्हारे आसपास या पूरे वर्ल्ड में जितनी भी एंटरप्रेन्योरशिप हुई है, हर एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हुई है किसी ना किसी प्रॉब्लम से। देयर इज एन प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का ये लोग क्या निकलता है? सिंपल सॉल्यूशन निकालता है, और यही होता है एंटरप्रेन्योरशिप। अब मैं तुमको बोलेगा सर इतना बड़ा वर्ड आपने सिर्फ दो चीज़ों समझा दिया कि प्रॉब्लम ढूंढो और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। मैं तुमको ना प्रैक्टिकली रिलेट करता हूँ, एकदम प्रैक्टिकल, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि कुछ भी फेक रहेगा, प्रैक्टिकल रिलेट करता हूँ। सबसे बड़ी इशू क्या था अपने जीवन में? देखना, सबसे बड़ी इशू क्या थे अपने जीवन में? क्या इशू थी बताओ? अपने जीवन सबसे बड़ी इशू पता था? अगर तुम लेट से बात करता है यूपीआई, सुना यूपीआई? सुना ना? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या था? कि हर एक दुकानदार खुद का यूपीआई लेकर बैठा हुआ था। अगर किसी के पास पेटीएम था तो वो सिर्फ और सिर्फ पेटीएम से पैसा रिसीव करता था, याद आ रहा है? अगर किसी के पास गूगल पे था तो वो सिर्फ और सिर्फ गूगल पे से पैसा रिसीव करता था। आज के 4-5 साल 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पेमेंट करने में। अगर किसी के पास फोन पे था तो वो सिर्फ और सिर्फ फोन पे से पैसा रिसीव करता था, और अगर किसी के पास भीम था तो वो किससे रिसीव करता था? भीम ऐप से रिसीव करता था। ये सबसे बड़ी इशू थी। अब एक एक दुकानदार चार चार स्कैनर लगा के बैठे थे, हर एक दुकानदार, जो बड़े बड़े दुकानदार। कस्टमर बेचारा परेशान। लेट से मेरे पास पेटीएम है और दुकानदार के पास फोन पे है। अब मैं सोच रहा हूँ पेटीएम से पैसा डालूं फोन पे वाले स्कैनर में, पहले पॉसिबल ही नहीं था। पहले क्या होता, अगर उसके पास फोन पे है तो मेरे फोन में भी क्या होना चाहिए? फोन पे होना चाहिए, तब जाकर ट्रांसफर होगा। अगर ट्रांसफर नहीं होगा, प्रॉब्लम था ना प्रॉब्लम। भाई साहब, तुम लोग एक कंपनी का नाम सुना है? भारत पे। भारत पे ने, जिसका अश्विनी ग्रोवर जो बोलता, भारत पे ने क्या निकाला? एक बोलता ना यूनिवर्सल क्यूआर कोड निकाला। इन लोग की अपनी खुद की टेक्नोलॉजी है, यूनिवर्सल क्यूआर कोड। सर ये यूनिवर्सल क्यूआर कोड क्या होता है? नॉर्मली जो आज के टाइम पे तुम लोग क्यूआर कोड यूज करता है ना, वो यूनिवर्सल होता है। उसमें पता क्या है? अगर सामने वाले के पास पेटीएम है, दुकानदार के पास पेटीएम है, अब मेरे पास फोन पे है, इजिली पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, जस्ट खाली स्कैन करो। अगर किसी के पास अमेजोन पे है और मेरे पास पेटीएम है, आराम से स्कैन हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्यूआर कोड। यूनिवर्सल क्यूआर कोड ऐसा आ गया है कि हर एक पेमेंट बैंक जितने भी ऐप हैं, हर एक ऐप को सपोर्ट कर रहा है, और हर एक बैंक से पैसा इजीली क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो जा रहा है। तो एक प्रॉब्लम थी ना, कस्टमर भी चार चार ऐप लेकर घूम रहे, दुकानदार भी चार चार ऐप लेकर घूम रहे। अब हर एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती थी कि लेट से तुमको इमरजेंसी में निकलना है और तुम ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो, और सामने वाला बोलता भैया मेरे पास सिर्फ भीम है, और तुम ऐप ढूंढ रहे हो भीम कहाँ है, भीम कहाँ है, भीम कहाँ है, और भीम मिल ही नहीं रहा है। अब तुम प्ले स्टोर में जाएगा, भीम डाउनलोड करेगा, बैंक का रजिस्ट्रेशन। अच्छा, बैंक का रजिस्ट्रेशन करना मतलब घर का रजिस्ट्रेशन के बराबर है। 4 बार मैसेज घूमेगा घूमेगा घूमेगा, और खासकर अगर एसबीआई रहा तो बात ही छोड़ दो, मैसेज फील्ड माथा खराब कर देगा गवर्नमेंट बैंक का। आ रहा बात समझ में? तो अगर तुमको 5 मिनट में निकलना है तो वो तुमको रजिस्ट्रेशन करना, ये करना वो करना, माथा खराब, ये बहुत बड़ी समस्या थी। लोग का पहले के टाइम पे स्मार्टफोन भी उतना अच्छा नहीं आता था कि रैम मैनेजमेंट अच्छा हो, स्टोरेज अच्छा हो। तो लोग क्या करते थे? स्टोरेज को सेव करने के लिए कम ही एप्लीकेशन यूज करते थे। बाद में भारत पे वाले ने एक यूनिवर्सल क्यूआर कोड बना दिया, और वो आरबीआई से कनेक्टेड है। अब ऐसा नहीं कि आरबीआई उस पर नहीं, आरबीआई ने वो टेक्नोलॉजी परचेज कर लिया भारत पे वाले को। पता लाइसेंस होता ना, लाइसेंस पता ना, हर एक बैंक को लाइसेंस कौन देता है? आरबीआई। तो टेक्नोलॉजी बनाया था भारत पे वाले ने, पर लाइसेंस कौन दिया? आरबीआई। तो आरबीआई ने उसको ले लिया। अब सारे लोगों को उसी यूनिवर्सल क्यूआर कोड से कनेक्टेड कर दिया। आज के टाइम देखना, आजकल फ्लिपकार्ट वाला भी यूपीआई सिस्टम दे रहा है, फ्लिपकार्ट वाला भी दे रहा है। अब आजकल व्हाट्सअप से भी आप यूपीआई कर सकते हैं ना, व्हाट्सअप का खुद का स्कैनर आ गया। अब अपने पता क्या बोलते हैं? भैया स्कैनर भेजो। अपने ये नहीं बोलते कि ये वाला भेजो, अपने जस्ट बोलते भैया स्कैनर भेजो ना, और कुछ बोलते ही नहीं है। और आज के टाइम पे क्या हो गया, अगर मेरा फोन नंबर किसी भी यूपीआई में लिंक है,
तो लेट्स से मैंने अपना फ़ोन नंबर को लिंक किया है पेटीएम से, मैं सिर्फ और सिर्फ पेटीएम यूज कर रहा हूँ। अब मेरा फ़ोन नंबर भी किससे लिंक है? पेटीएम से। और कोई इंसान अगर मेरे फ़ोन पे पैसा भेजना चाहता है, वो जीपे में जाएगा, जीपे में जाएगा, गूगल पे में जाएगा, गूगल पे में जाएगा, क्या लिखेगा? मोबाइल ट्रांसफ़र। अब मोबाइल ट्रांसफ़र में क्लिक करेगा और मेरा नंबर डालेगा, देखना पैसा चला जाएगा। तो चाहे क्यूआर कोड हो, चाहे मोबाइल नंबर हो, सब कुछ तुम्हारा लिंक हो गया उसी यूनिवर्सल क्यूआर कोड से। सोचो कितनी बड़ी समस्या थी। कोई छोटी मोटी समस्या थी? बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या का क्या निकाल दिया? सॉल्यूशन। तो जहां पर प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का क्या निकल गया? सॉल्यूशन। इसी को अपने क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप। यही एंटरप्रेन्योरशिप है। जितनी जितने बड़ी प्रॉब्लम, याद रखना, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप, उतना ज्यादा पैसा। एक जन का मैं सुन रहा था पॉडकास्ट, उन्होंने पता क्या बोला? बस देखो, सोसाइटी में प्रॉब्लम अगर 1 लाख लोगों की है तो तुम लखपति बन गए। अगर सोसाइटी में प्रॉब्लम करोड़ों लोगों की है तो तुम क्या बन गए? करोड़पति बन गए। सोचो मैं एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया जो करोड़ों लोग की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, तो मैं तो करोड़पति तो बनी गया। यही चीज बोला गया यहाँ पर कि प्रॉब्लम ढूंढो और प्रॉब्लम का क्या निकालो? सोल्यूशन निकालो। चलो इसका एग्जांपल निकाल देते। दूसरा एग्जांपल सुनो। लेंस कार्ट का नाम सुना? लेंस कार्ट। मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ जो तुम लोग इंडिया में देखा है। अभी एलन मस्क को बाद में आएंगे, पहले इंडिया वाला ढूंढते हैं। लेंस कार्ट देखा? लेंस कार्ट ने क्या किया? आज तुम लोग आज तुम लोग कहीं पर भी जाता है चश्मा वश्मा बनवाने, ठीक है, पहले तुम लोग डॉक्टर पास जाएगा, वहाँ से अपना आई टेस्ट करवाएगा, फिर वहाँ एक नंबर देगा, फिर वो एक नंबर लेकर फिर तुम जाएगा चश्मे की दुकान पे जाएगा, फ्रेम सेलेक्ट करेगा, फिर वहाँ पे ग्लास लेगा। हाँ आ जाओ, ग्लास लेगा। फिर कितना दिन का प्रोसेस है बनने का? 2-3 दिन 4 दिन का प्रोसेस है बनने का। लेंस कार्ट वाले ने क्या बोला? क्यों डॉक्टर पास जा रहा, मेरे पास आ जाना। अब अगर लेंस कार्ट में जाएगा, देखना फ्री का चेकअप होता है, तो तुम्हारा 500 बच गया। लेंस कार्ट वाले ने क्या किया? तुम्हारा डॉक्टर का पैसा सेव कर दिया? नहीं सेव किया। क्यों? कहाँ पे? चश्मा का दाम ज्यादा है लेकिन बोलता ना फ्री आई टेस्ट। अरे यही तो मार्केटिंग है उसका, यही तो मार्केटिंग है। अरे खाली फ्री वर्ड लगा दे, बस बात खत्म, लाइन लग जाएगा। फ्री वर्ड लगा दे, आया सामने। तो वो क्या कर रहा है? 500 ले रहा है, सॉरी, चश्मा बोल रहा है कि भैया आपका जो 500 या 600 या 1000 जो फीस है वो क्या कर दिया? माफ कर दिया। आप हमारे पास आओ और फ्री आई टेस्ट कराओ। अब सपोज मैं गया लेंस कार्ट में, फ्री आई टेस्ट करवाया, वहाँ एक नंबर देगा और उसको पता है अगर फ्री आई टेस्ट होगा तो अब देखना कैसे। आई टेस्ट जो होता है सबसे लास्ट कॉर्नर में होगा, और आई टेस्ट जब होता है देखना सबसे जो जहाँ पे उनका शोरूम है वहाँ देखना सबसे लास्ट में होता है। और जब तुम लास्ट में जाएगा तो चश्मा को देखते हुए जाएगा, है ना? अरे तुम लास्ट में जाएगा तो चश्मा को देखते हुए जाएगा, मन तो करेगा ही लेने का, मन तो करे ही कर लेने का। अब सोचो मैं आई टेस्ट कराने जा रहा हूँ और मैं चश्मा को देखते हुए जा रहा हूँ, मन में तो यही है कि एक आध दो लेके चलें। अब मैं अंदर गया, आई टेस्ट करवाया और उधर से दीदी या भैया ने बोला बड़ा डैमेज है, लेना पड़ेगा। अब कुछ 2-4 नंबर लिख के दी, वो बोलेगा ठीक है भैया बाहर कराओगे, हम ही बजट 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 बना दे रहे हैं। और बोल देगा आपको गोल्ड गोल्ड मेंबरशिप फ्री दे रहे हैं, सिल्वर मेंबरशिप फ्री दे रहे हैं, बाई वन गेट वन फ्री दे रहे हैं। इतना ऑफर सुन करके लगता है भाई ये तो भगवान का दूसरा रूप है। फ्री में आई टेस्ट दे दिया, एक चश्मे पे दूसरा चश्मा फ्री कर दिया, एक में दूसरा क्या कर दिया? फ्री कर दिया, वारंटी दे दिया और बोला घर तक पहुंचा देंगे, टेंशन मत लेना। एक पे दूसरा फ्री कर दिया, घर तक पहुंचा देंगे, साल भर का मेंबरशिप फ्री, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी टूटता है, नया दे देंगे। इतना सारा ऑफर, हाँ इतना सारा। और ऊपर से बोलता है हमारा जो मेटल का है, हमारा जो फाइबर है बेस्ट है, ये है टेक्नोलॉजी। ये स्टार्टिंग का बता रहा हूँ, स्टार्टिंग जब लेंस कार्ट किया था लोग ना इसी इसी फीचर्स पर लोग पागल हो गए थे। भैया आंख टेस्ट में करवाएंगे, फ्री फ्री आई टेस्ट, एक चश्मा पे दूसरा चश्मा क्या होता था? फ्री था। अब पहले प्राइस कम था लेंस कार्ट का, अभी थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया, पहले कम था। भयंकर डिमांड हुआ लेंस कार्ट का। अब लेंस कार्ट ने पता क्या प्रॉब्लम देखा? डॉक्टर, पहले लोग डॉक्टर पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास लोग जाने के बाद फिर डॉक्टर मान लो ग्रीस पार्क में बैठा हुआ है, डॉक्टर बैठा है ग्रीस पार्क में, उसने आई टेस्ट करवाया, नंबर लिखा, अब तुमको चश्मा बनवाने के लिए फिर कहीं और जाना पड़ेगा। लेंस कार्ट ने बोला ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं ना,
और ऐसा हो नहीं सकता कि आज इतनी करोड़ जनसंख्या, सबको जीवन में कभी न कभी चश्मा लगेगा ही लगेगा, किसी का पहले लग गया और किसी का बाद में लग गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान जन्म लिया चश्मा ना लगे। अरे ठीक है, कोई बोलता मेरा आँख बहुत अच्छा है, ठीक है, फिर भी जीवन के लास्ट स्टेज में तो लग ही जाएगा भाई, इतना थोड़ी तुम्हारा आँख का पावर है। तो ये करोड़ों की पॉपुलेशन थी। तो लेंस कार्ट वाले ने सिंपली क्या किया, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसका सोल्यूशन निकाल दिया। आप आइए, और लेंस कार्ट का शोरूम में जाएगा, लगेगा मॉल में आ गए। अरे लेंस कार्ट शोरूम जाएगा, अच्छा बना था शोरूम, कोई फालतू। तो तुमको क्या एक एक एम्बियंस का फीलिंग दे रहा है, ये सब मैटर करता है, सब मैटर करता है। तुमको लगेगा ही नहीं तुम डॉक्टर पास में आया। अपने डॉक्टर पास जाते हैं, उधर क्या स्मेल आता है ना, आता है ना, अरे मेडिसिन की स्मेल आ रहा है, इसका स्मेल आ रहा है, उसका। लेंस कार्ट में ढुकेगा तो फील ही नहीं होगा डॉक्टर पास आए, लगेगा शॉपिंग करने आए। तो तुमको वो एम्बियंस का फील दे रहा है, प्लस तुमको ऑफर पे ऑफर दिए जा रहा है, घर तक डिलीवरी करवा रहा है। तो लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके लेंस कार्ट ने कितना भयंकर काम किया, उसका डिमांड देख लो। और आजकल तो लेंस कार्ट बोलता घर क्यों हाँ बोला, आजकल तो लेंस कार्ट पता क्या बोलता है, आपको चश्मा लेना है, प्रॉब्लम क्या है, हम मेरा ऐप में जाओ, अपना शकल दिखाओ, तुम्हारा शकल स्कैन करेगा और तुम्हारे फेस पे कौन सा फ्रेम सूट करेगा तुम देख लो, और घर बैठे ऑर्डर करो 3D आई चेकअप। अरे 3D वाला, तो घर बैठे बैठे चश्मा का ऑर्डर करो। तो आप आजकल आई लेंस कार्ट वाला सिंपली तुम लोग ऐप ओपन करता है ना, खुद देखना तुम्हारे फेस पे कौन सा सूट करता है। अरे देखना खुद ही आके तुम्हारे फेस पे बैठ जाएगा, और कौन सा सूट करता है उसके हिसाब से तुम आराम से ऑर्डर कर दो। और बाई वन गेट वन फ्री का ऑफर तो चलता ही रहता है उसका। तो उसने इस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप चालू किया, ठीक है ना। तुम लोग बोट का नाम सुना है, बोट, ठीक है। इंडिया चाइना लड़ाई हो रहा था बहुत भयंकर, चाइनीज प्रोडक्ट नहीं लेंगे, बेकार है, ये है वो है। बोट ने बोला कोई बात नहीं, मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट लाते। बोट ने सारा प्रोडक्ट वहीं से लाया, सारा प्रोडक्ट तो चाइना का ही है, पर असेंबल कहाँ पे किया, असेंबल कहाँ किया, मेड इन इंडिया। अटैग क्या लगा दिया, मेड इन इंडिया। भावुक हो गए लोग, इमोशनल हो गए, अरे बाप रे घर का प्रोडक्ट है। अमन चाचा ने प्रोडक्ट लॉन्च किया, खरीदना स्टार्ट। अमन गुप्ता नाम है ना उसका। तो मेरे कहने, हाँ क्या किया, सिंपली चाइनीज प्रोडक्ट लाया, प्रोडक्ट चाइना से लाया, और असेंबल कहाँ से किया, असेंबल किया इंडिया में। चिल्ला के पता क्या बोला, इंडियन प्रोडक्ट है। लोग आंख से आंसू आ गया था प्रोडक्ट देख करके लोगों का, अरे बाप रे चाइना, बाइकआउट चाइना, बिक गया, बोट कंपनी कितना आगे बढ़ गया। हाँ बाइकआउट बाइक इस कर हुआ था, बट हुआ था कि नहीं हुआ था, भयंकर लेवल का हुआ था। अच्छा सुनो बोट का कहानी सुना, और तुम लोग बताओ तुम्हारे नगर में और कौन आगे बढ़ा। अच्छा तुम लोग एमबीआई चाय वाला नाम सुना था, अभी इसको लोग पनौती बोलते हैं, है ना। एमबीआई चाय वाले के साथ क्या हो रहा है ध्यान सुनो। वो क्या चाय बेचा, पर अलग तरीके से बेचा। चाय बेचा पर अलग, कैसे चाय बेचा, पहला भाड़ है ना, भाड़, मतलब भाड़ में नहीं बेचेंगे, कागज का जो पेपर का कप आता है मोटा वाला, पेपर कप में उसने क्या किया, कप को डिजाइन कर दिया। डिजाइन मतलब खुद का चेहरा लगा दिया, उसका जो थोबड़ा था खुद का लगा दिया, उसका देखना ना, उसका खुद का फेस लगा दिया। और उसका रेस्टोरेंट में या कैफे में तो एंटर करेगा, देखना भर भर के मोटिवेशन है, अपने चाय पी रहे मोटिवेशन पढ़ रहे, अच्छा अपने भी कुछ करेंगे इस टाइप का, है ना। वो क्या क्या चाय बेचा, पर अलग तरीके से चाय बेचा। ये भी कॉन्सेप्ट है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब नहीं होता कि हमेशा आप नया कुछ करो, नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हमेशा ये नहीं होता तुम नया करो। नया का मतलब या तो कोई पुराना चीज है उसको मॉडिफाई कर दो, या तो कोई पुराना चीज है उसको क्या कर दो, मॉडिफाई कर दो। अदरवाइज कुछ ऐसा बना दो जो आज तक किसी ने किया ही नहीं है, जैसे यूनिवर्सल क्यूआर कोड। अच्छा लेंस कार्ट जो बनाया वो तो चश्मा ही तो बनाया, लेकिन अलग तरीके से बनाया है। जितनी वैरायटी लेंस कार्ट के पास है, जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी लेंस कार्ट के पास है, छोटा मोटा शोरूम के पास तो है ही नहीं वो टेक्नोलॉजी। और देखो लेंस कार्ट पूरे वर्ल्ड में सर्विस दे रहा है और बहुत भयंकर लेवल का बिजनेस कर रहा है। उसने क्या किया, चश्मा ही बेचा पर अलग तरीके से बेचा। एमबीए वाला चाय तो बेचा, समोसा ही बेचा, ऐसा थोड़ी था कुछ एक्स्ट्रा बेच रहा है, पर अलग तरीके से बेचा। बेचा ना, फ्रेंचाइजीज के माध्यम से बेचा, भाड़ का भाड़ का भाड़ की जगह पेपर कागज बेचा, कॉम्बो ऑफर में बेचा, ठीक है, अलग तरीके से बेचा, मोटिवेशनल। अच्छा उसका तुमने भाषण सुना है कभी, पुराना भाषण। वो जब एयरपोर्ट उसका एक टाइप का लहर था, जब वो बंदा एयरपोर्ट पे आता था ना, लोग माला फूल लेकर खड़ा रहते थे उसको। वो इंसान जैसे शाहरुख खान गाड़ी पे चढ़ करके भाषण दे रहे हैं, ऐसे इंसान वो कार पे चढ़ जाता था और सबको बोलता था पेट्रोल बेच रहे हो, कपड़ा बेच रहे हो,
वादा करो 2 साल के अंदर खुद का दुकान हो जाना चाहिए, और लोग ताली बजा रहे हैं उसका बात सुन करके। मतलब चाय 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 ही बेच रहा है, लेकिन अलग तरीके से बेचा, लोगों को मोटिवेट किया, भाषणबाजी किया, बड़े बड़े लोगों से टाई अप किया। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट कुछ भी ऐसा, देखो मैं अगर कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ वो बंदे ने किया क्या। सबको चाय पिलाया, चाय पिलाया, अलग तरीके से चाय पिलाया, लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से चाय पिलाया, फ्रेंचाइजीज के माध्यम से चाय पिलाया, अलग तरीके से चाय पिलाया। तो एक प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी पता है? अब बोलोगे सर एमबीए वाले ने क्या प्रॉब्लम फेस किया, बता रहा हूँ। एमबीए वाले ने प्रॉब्लम फेस किया कि आज आज जैसे याद है सीसीडी कॉफी, अरे लोग आज स्टारबक्स क्या पिला रहा है, कॉफी तो पिला रहा है ना, लेकिन जाओ एक बार स्टारबक्स में, घर पे जो कॉफी पिएगा और उधर जो कॉफी पिएगा, अंतर है कि नहीं अंतर है? सबसे बड़ा अंतर पता है क्या? एम्बियंस का अंतर है, टेस्ट का भी भाई, ऑब्वियसली टेस्ट का तो अंतर रहेगा, वैसा टेस्ट घर पे भी बन सकता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अगर अगर प्रोसेस पता रहे तो है तो कॉफी, है तो कॉफी, लेकिन अलग तरीके से कॉफी पिला रहा है, अलग तरीके से कॉफी पिला रहा है। अब स्टारबक्स का कॉफी अगर तुम डाल दो फोटो क्लिक करके, 10 तो लोग लाइक कर देंगे कि बंदा स्टारबक्स में कॉफी पी रहा, बड़ा पैसा वाला होगा। घर पे कॉफी पिएगा बड़ा भिखारी आदमी घर पे पी रहा है, वही सेम आदमी अगर घर पे कॉफी पी रहा है भिखारी बोला जाएगा, और स्टारबक्स में कॉफी पी रहा है तो अमीर बोला जाएगा। तो वो डिफरेंस देख रहे हो, लोगों का माइंडसेट वैसा हो चुका है। तो कॉफी पिलाया अलग तरीके से, एमबीए वाला चाय पिलाया अलग तरीके से। सीसीडी क्या बोलता है, घर पे क्यों गपशप कर रहे हो, हमारे पास आओ ना। सीसीडी में जाएगा लगेगा कितना बढ़िया मंदिर वाला माहौल लगता है, इतना शांति। अरे सीसीडी देख रहा कुछ लाता नहीं है, बहुत शांति से बैठ कर, कहाँ गया तू बैठ के, सीसीडी में बैठा है। सीसीडी, अरे कॉफी कैफे डे नहीं सुना है? नहीं गया कभी सीसीडी? अरे उसको शॉर्ट में ही बोलते हैं कॉफी कैफे डे। वहां जाएगा ना एकदम शांति से। अगर तुमको मीटिंग करना है, मीटिंग करना है, जाओ वहां पे बैठो, मीटिंग करना एकदम मस्त है ऐसा। उसमें उसका खासियत पता है क्या है? अगर तुम 11 बजे बैठा है कॉफी लेकर के, और शाम को 6 बज गया ना, तुमको निकालेगा नहीं, नहीं निकालेगा। तो अब लेट से किसी के साथ तुमको मीटिंग करना है, और 3 घंटे का मीटिंग है, बैठ जाओ वहां पे लेकर के, मस्त सोफा लगा हुआ, मस्त लाइट लगा हुआ, और अच्छे जगह खोलता है, ऐसा नहीं कोई नॉर्मल जगह पे। और वैसे भी कोई इंसान 3 घंटा 4 घंटा बैठा है, 2 4 बार कॉफी तो ऑर्डर करेगा ही, या कुछ ना कुछ तो ऑर्डर करेगा, वही कमाई है उन लोग का। तो वो लोग क्या दे रहा है आपको, माहौल एक होता है ना इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे रहा है, कॉफी पिला रहा है, सैंडविच खिला रहा है, केक खिला रहा है, पर अलग तरीके से। यही तो एंटरप्रेन्योरशिप है, कि कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है। अब लेट से प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को मीटिंग करना है, लोगों को मीटिंग करना है। अब मीटिंग करना उसके लिए जगह चाहिए, जगह है नहीं। सीसीडी बोलता हमारे पास आ जाओ, हम तुमको जगह दे दे रहे हैं, बस 2 4 तो कॉफ़ी ऑर्डर कर देना, और एक कॉफ़ी का दाम 400 500 रुपया ले लेगा वो लोग, रेंट भी तो निकालना है ना उन लोग को। तो क्या कर रहा है, तुमको एक एम्बियंस क्रिएट कर दे रहा है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे रहा है। और एक प्रॉब्लम क्या है कि तुमको मीटिंग करना है, अच्छे लोगों के साथ मीटिंग करना है, तो तुमको कहीं तो बैठाना पड़ेगा, घर पे ला नहीं सकते, रोड पे कर नहीं सकते, पार्क में कर नहीं सकते, कहाँ करोगे बेटर में करोगे। तो बेटर क्या है, एक चलो बढ़िया कैफे में बैठते हैं। अब आजकल का नॉर्मली कैफे में, अच्छा मीटिंग करने के लिए माहौल शांत होना चाहिए, और सीसीटीवी में देखना शांति बहुत रहता है, तुम आराम से बैठ करके दिल का जो है सब उतार दो, जो बात है सब उतार दो, सब बात कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो क्या, ये यही तो है कि प्रॉब्लम था, उसका क्या निकाल दिया, सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा तुम लोग एलन मस्क का नाम सुना है? अब सर उसने क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया, स्टारलिंक का नाम सुना, स्टारलिंक? अरे स्टारलिंक अभी इंडिया में आने वाली है, जियो जियो का हालत खराब है, इंडिया आज में आ जाएगा तो अब मोटा भाई जो है, जो जियो मुकेश अंबानी मोटा भाई, हालत खराब हो जाएगा उनका। अब उनका हालत कैसे खराब होगा बता रहा हूँ। आज तुम लोग जैसे मेट्रो के अंदर जाता है, देखना नेटवर्क का इशू होता है ना, या तुम लोग रेलवे में चल रहे हैं, मान लो इंडियन रेलवे में चल रहा है, ठीक है, जब तक प्लेटफॉर्म पे हो तब तक बराबर नेटवर्क काम करता है। जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी प्लेटफॉर्म छोड़ करके बिरान जगह पे आई, ठीक है, वहाँ पे देखना नेट बात नहीं कर पाओगे, ना तो इंटरनेट चलेगा, ना अच्छे से बात कर पाओगे। फिर क्या बोलोगे, ट्रेन में है उतर के कॉल करते हैं, या पहुँच के कॉल करते हैं, या रुको स्टेशन पहुँचने दो तब कॉल करते, यही प्रॉब्लम होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अगर तुम लोग पहाड़ों में घूमने गया, नेटवर्क ही नहीं है, पहाड़ों में घूमने गया नेटवर्क ही नहीं है। ठीक है, या तुम लोग ऐसे जगह पे चला गया, जहाँ ऐसे गांव में चला गया जो अभी अभी तक डेवलप नहीं है, उधर नेटवर्क ही नहीं है। स्टारलिंक बोलता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है, बोलता है मेरा जो टावर है, वो फिजिकल एग्जिस्ट करेगा छोटा सा,
छोटा सा, मतलब जैसे अपने घर के सामने डीटीएच लगता है ना, डीटीएच, जैसे डीटीएच लगता है वैसे डीटीएच की तरह छोटा सा अंटीना लगेगा अपना घर पे, ठीक है। और वो अंटीना कनेक्टेड रहेगा तुम्हारा इससे, सैटेलाइट के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू। और स्टार लिंक का भयंकर सैटेलाइट है पूरे वर्ल्ड में। अब सोचो तुम, अब तुम्हारा अंटीना है, अंटीना किससे कनेक्टेड है, सैटेलाइट से, सैटेलाइट से डायरेक्टली इंटरनेट किस पर आ रहा है, अंटीना में, अंटीना किससे कनेक्टेड है, तुम्हारे फोन से। नेटवर्क इशू हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब तुम बोलो सर हम पहाड़ों में जा रहे तो उसके लिए भी बनाया, छोटा सा कॉम्पैक्ट बनाया, कॉम्पैक्ट जैसे अपने, अरे हाँ छोटा सा, अरे बता रहे एकदम छोटा सा। पावर बैंक सुना, पावर बैंक, पावर बैंक की तरह छोटा सा बना के रखा है, या थोड़ा सा बड़ा होगा। बैग पिट्ठू बैग होता है, पिट्ठू बैग में ठुका दिया, जहां चल रहा नेटवर्क साथ में चल रहा है। चलो अब तुम जमीन के अंदर ढुकेगा वो भी साथ में ढुकेगा, जमीन के अंदर, जमीन के बाहर, जंगल में जाकर के सेल्फी लेना है जाओ, हर जगह। फ्लाइट, फ्लाइट में तो तुमको कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, फ्लाइट में तो और अच्छा 400-500 की स्पीड देता है फ्लाइट में, 400-500 जीबी की स्पीड, भयंकर स्पीड देता है फ्लाइट में। तो मेरे कान, हाँ कौन सा, क्यों टेक ऑफ के बाद तुम ऑन कर सकते हैं, कौन बोला, ड्यूरिंग द टेक ऑफ 5 मिनट के बाद फिर एरोप्लेन मोड तुम ऑन कर सकते हो, मतलब ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे फ्लाइट में क्या होता है ना, नॉर्मली जब लैंड कर रहा है और जब वो टेक ऑफ कर, यही दो दो टाइम क्रूशियल होता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा इसी दो टाइम पे होता है। अगर पूरे वर्ल्ड में अगर 100 फ्लाइट गिरी होंगी तो 90 टाइम्स या तो लैंड होते वक्त गिरी है या तो टेक ऑफ होते हुए गिरी है। तो एक बार अगर वो टेक ऑफ होकर के एक पोजीशन पे आ गया, 5 मिनट के बाद देखना एक नॉर्मली एक हाइट पे आ जाता है, फिर तुम वहाँ फिर मैसेज आता है, वो लोग खुद ही बोलते हैं कि अब आप अपना फ़ोन को ऑन कर सकते हो। और मेरा क्या, मैं तो ऐसे ही, मेरा हमेशा ऑन रहता है उसमें कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो आज जो आज तुम फ्लाइट में गया, रिसेंटली अभी मैं गया था, कितना, जब वो तेज हुआ था रनअप में गया तो इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो रहा था, जब वो टेक ऑफ किया थोड़ा और स्लो हुआ। और मैं नॉर्मली एक फाइल, मैं सोचा एक मूवी डाउनलोड करके देख ही लेते हैं, क्या करेंगे 2-2.5 घंटा बकवास टाइम लगा। मेरा 90% हो गया था, लेकिन वो एक रेंज में चला गया फिर ख़त्म, इंटरनेट काम ही नहीं की, और 10% के लिए काम ही नहीं की। लेकिन वही अगर स्टार लिंक रहा होता बराबर काम करता, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आज फ्लाइट, आज कितनी बड़ी समस्या है कि लोग फ्लाइट में अगर इंटरनेट यूज करना चाहते हैं तो स्टार लिंक के थ्रू कर सकते हैं। अगर तुम लेट से एवरेस्ट का चढ़ाई कर रहा है जीवन में, एवरेस्ट नाम सुना, एवरेस्ट, वहाँ तुम चढ़ाई कर रहा है, कोई बात नहीं, स्टार लिंक तुम्हारे पीछे है, वो भी चढ़ रहा है साथ में, अब मस्त इंटरनेट से, हाँ स्टेटस लगाते रहो कि दोस्तों इस स्टेप पे आ चुके हैं, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, सबको लाइव अपडेट दो, क्या दिक्कत है। तो बहुत बड़ी समस्या था इंटरनेट का, कॉलिंग का समस्या था, स्टारलिंक ने समस्या खत्म कर दिया। स्टारलिंक का दूसरा प्रोजेक्ट सुनो, अरे ये स्पेसएक्स का दूसरा, वही तो एलॉन मस्क का ही है स्पेसएक्स। अब उसका दूसरा प्रॉब्लम क्या था सुनो, आज तुमको अगर इंडिया से अमेरिका जाना है, इंडिया से अमेरिका जाना कितना घंटा लगेगा, ज़्यादा, ज़्यादा 40 घंटा, 20 नहीं, ज़्यादा लग रहा है ज़्यादा। आज डायरेक्ट तो पहले बता, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तुम्हारा लगभग 30 से 40 घंटे का बीच एवरेज बता रहे हैं, एवरेज बता रहे हैं, हाँ उतना लग जाएगा। अरे तुम नॉर्मली क्या होता है, 6-6 घंटा बीच में ना डिपोर्टेड टाइम रहता है इन लोग का, बहुत भयंकर टाइम रहता है, तुम डायरेक्ट फ्लाइट ही नहीं है। आज तुमको अगर इंडिया इंडिया से अमेरिका जा रहे हो ना, लगभग तुम्हारा मतलब एवरेज अगर पकड़ ले तब भी 25 घंटा लगेगा ही लगेगा, एवरेज अगर बता रहा हूँ, ऐसे ज़्यादा ही लगता है। ये प्रॉब्लम है। स्पेसएक्स का नया प्रोजेक्ट बोला 2 घंटा में अमेरिका से इंडिया, बताऊँ कैसे, वो इन लोग का खुद का जो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये, अरे नहीं नहीं, अरे जो भी अंतरिक्ष में जाता है उसको क्या बोलते हैं, रॉकेट, हाँ खुद का रॉकेट इन लोग का है। हाँ अभी टेस्टिंग भी हो चुका है, टेस्टिंग भी हो चुका है, खुद का रॉकेट है इन लोग का। अब ये लोग जैसे हर जगह ये बनता है ना, क्या बोलते हैं, एरोप्लेन वाला बन रहा है, हर जगह नेटवर्क बन रहा है, ऐसे ही अभी ये लोग बना रहा, रॉकेट का बना रहा है। अब तुम लोग एयरपोर्ट नहीं बोलेगा, बोले रॉकेट का पोर्ट पे जा रहे हैं, अब एयरपोर्ट नहीं रॉकेट का पोर्ट पे जाएगा। हाँ अब चल रहा है इन लोग का प्रोजेक्ट कि भैया तुम वाशिंगटन डीसी से बैठो और दिल्ली 2 घंटा में, किसके, रॉकेट के थ्रू। हाँ प्रोजेक्ट चल रहा है इन लोग का, सक्सेस भी हो चुका है। हाँ हमको नहीं पता, वो जो बताया वही तुमको बता रहे हैं, अमेरिका से।
अरे भाई, अमेरिका से दिल्ली आने में कितना टाइम लगेगा? जहाँ 25 घंटा वहाँ 2 घंटा, कितना टाइम सेव हो गया। उसका नया प्रोजेक्ट चल रहा है। नहीं ब्लास्ट होगा भाई, कैसे होगा? नया प्रोजेक्ट हम लोग का चल रहा है। अब देखो अलग बात है, वो तो कुछ भी हो सकता है। बचाना आराम से जाओ। अच्छा उसका प्रोजेक्ट और सुनो ना। हम तो बनाया नहीं, हमसे क्या पूछ रहे हैं? हाँ, यही तो प्रॉब्लम है ना। बड़े बड़े लोग के लिए टाइम मैटर करता है। देखो अपने लोग भिखारी है। अगर तू मेरे को बुलाएगा, सर आपको खिलाने के लिए बुला रहे हैं, हम आ जाएगा मुंह उठा करके, क्योंकि अपने पास बहुत टाइम है। अपने पास बहुत टाइम है। तुम एलोन मस्क को बुलाओ कि तुमको डिनर बुला रहे हैं, बोलेगा भिखारी भाग यहाँ से। अपना फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा, तुमको कहाँ से टाइम देगा वो? तुम मुकेश अंबानी को बुलाओगे कि सर आपके लिए हम एक आयोजन किए हैं, खाना खिला रहे हैं, वो एक ही चीज बोलेगा, ले मेरा कार्ड, जा मेरे नाम पे कहीं खा लेना, मेरे को तू इनवाइट मत कर। क्योंकि वो लोग एक एक सेकंड का कीमत है उन लोग का। अपने का तो बहुत एकदम खाली बैठे हैं अपने लोग। कोई बुला देगा मुंह उठा कर, बुलाएगा बर्थडे में 4 बजे, अपने दोपहर से वेट करेंगे, अब 4 बजे का तो पहुंचेगा। इतने अपने खाली हैं, अपने इतने खाली है। अब बड़े बड़े लोग के लिए टाइम मैटर करता है। आ रहा है बात समझ में? तो बड़ा बड़ा लोग टाइम बचाता है भाई। तो 24 घंटा, अगर 24 घंटा में अगर वो लोग 2 घंटे में काम करके आ गया, तो सोचो कितना टाइम सेव हो गया उन लोग का। तो बड़े बड़ों के लिए टाइम मैटर करता है। अरे इतना तो सुना होगा कि मुकेश अंबानी पर सेकंड के हिसाब से करोड़ों कमाते हैं। सोचो एक एक सेकंड मैटर करता है बड़े बड़े आदमी के लिए। रतन टाटा का बता रहा हूँ, रतन टाटा का तुम कभी जीवनी पढ़ना, उनका बुक वगैरह पढ़ना, या उनके बारे में जो लोग बताते हैं कि वो बंदा दिन भर में अगर उसको लेट से काम करना है, तो अगर वो 10 बजे आ गया और रात को 8 बजे तक काम कर रहा है बंदा, तो ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम, मतलब अपने ब्रेक में क्या करते, खाते हैं बात करते, वो बंदा पता क्या कर, ब्रेक टाइम पे जस्ट मीटिंग में साइन कर रहा है। क्योंकि उसको पता है अगर ब्रेक में वो साइन नहीं किया तो उसको टाइम नहीं मिल पाएगा। वो मीटिंग कर रहा है, साइन कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, साइन कर रहा है। वो अगर रास्ते में चल रहे हैं तो उनका पीए, उनका सारा जो पीए लोग, पर्सनल असिस्टेंट असिस्टेंट है, वो लोग सारा डॉक्यूमेंट लेकर रेडी है, सर यहाँ साइन करना, वहाँ साइन करना, वहाँ साइन, क्योंकि चेयरमैन थे। चेयरमैन का साइन करना कोई काम होगा ही नहीं। तो वो बंदा अपना टाइम कैसे यूटिलाइज कर रहा है? मीटिंग कर रहा है, साइन कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, साइन कर रहा है। एलोन मस्क का इंटरव्यू सुनो, वो पता है क्या बोलता है, हम तो ऐसा कोई टेबलेट बनाना चाहते हैं जहां पे एक बार अगर एक इंसान टेबलेट खा ले तो पूरे दिन भर भूख ही ना लगे, क्योंकि उसके पास खाने का टाइम नहीं है। तो अब वो कुछ ऐसा टेबलेट बनाना चाहता है जिससे इंसान को भूख ही ना लगे। ऐसा बंदा है वो। अच्छा एक स्पेसएक्स का एक और नया सुनो। पहले क्या होता था, कोई रॉकेट उड़ा तो दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते थे। पहले क्या था, अगर कोई रॉकेट उड़ा आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते थे। स्पेसएक्स वाला का रॉकेट क्या है, एक बार अगर गया ना, उसको आराम से आप दोबारा यूज कर सकते हो, वापस रीयूजेबल है। उसका देखना इंटरनेट पर वीडियो बहुत सारा है। उड़ा, जिस प्लेस से उड़ा बाद में उसी प्लेस में आ भी गया। तो रीयूजेबल रॉकेट, नासा बोला पॉसिबल ही नहीं है। नासा वर्ल्ड का सबसे साइंटिस्ट में पता है ना, नासा सबसे नंबर 1 एजेंसी है, वो बोल रही है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। एलोन मस्क बोल रहा है नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो ऐसा रॉकेट बनाया जिसको आप बार 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 रीयूज कर पाओ, बार 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 क्या करो, रीयूज कर पाओ। तो भाई यही सब तो एंटरप्रेन्योर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक रॉकेट बनाने में बहुत खर्चा होता है, रॉकेट बनाने में खर्चा ज़्यादा होता है। आया सामने? अब एक रॉकेट तुम बना रहे हो, खर्चा हो गया, एक बार यूज किए तो पैसा वेस्ट। एलन मस्क बोला ऐसा क्यों, ऐसा रॉकेट बनाते हैं ना तो पैसा तो लगे, लेकिन वही रॉकेट को अपने बार बार क्या करे, यूज करे। तो आज वो टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ स्पेसेस के पास में है कि वो रॉकेट सिर्फ वही रखा, और नासा को भी अभी तक नहीं दिया। नासा वाला पीछे पड़े, हमको भी शेयर कर दो कैसे बनाए वाला, बात नहीं बताएंगे। तो प्रॉब्लम था कि एक बार रॉकेट बनाओ, उसमें माथा पच्ची लगाओ, खर्चा करो, और एक बार में यूज हुआ, सक्सेस हुआ सक्सेस, खराब हुआ तो खराब हो। ये प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया। तुम्हारे निगाह में जितना बड़ा बिजनेसमैन अगर कोई उभरा है रिसेंटली, हम बता रहे, वो देखना कोई ना कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहा है। हर एक प्रॉब्लम कोई ना कोई सॉल्व कर रहा है। ओला, अरे ओला उबर नाम सुना ना, ओला उबर। हाँ, हाँ वो भी देख लो प्रॉब्लम्स है। अच्छा ओला उबर का सुनो क्या प्रॉब्लम था, पता, टैक्सी माफिया, ये प्रॉब्लम थी यूएस में। यूएस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था टैक्सी माफिया का यूएस में, कि मन माना पैसा चार्ज कर रहा था वो लोग, मन माना पैसा। लेट से अगर खासकर अगर कोई बंदा है जिसको रात में ट्रेवल करना है, टैक्सी वाला पता क्या उल्टा पुल्टा फेयर मांग रहा है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी टैक्सी माफिया का। फिर उबेर ने क्या किया, एक ऐप लॉन्च किया,
उस ऐप में सारे टैक्सी ड्राइवर को कनेक्ट कर दिया जो अपने नॉर्मली ऐप यूज करते हैं। ठीक है। अब आप आजकल आप लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन टैक्सी ऑर्डर करते हैं, आता है ना, जो लोकेशन बोलेंगे उस लोकेशन पे आ जाएगा, उसका ओटीपी आ जाएगा, उसका गाड़ी नंबर आ जाएगा, ड्राइवर का नाम आ जाएगा, फोटो आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। वो हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, बंगाली बोलता है, सब आ जाएगा। अब ये सबसे बड़ी, अब जहाँ जैसे जैसे ड्राइवर जैसे जैसे चलेगा तुमको रूट भी पता चल जाएगा, हाँ यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचना है, तुम्हारा ट्रिप कितने मिनट में कंप्लीट हो जाएगा वो भी वहाँ पता चल जाएगा। ये बहुत बड़ी, तुम सोचो तुम सोचो कि तुम किसी को, मान लो मैं अगर अपनी मम्मी को मान लो भेज रहा हूँ ग्रीश पार्क से मान लो कालीघाट भेज रहा हूँ, और रात का सिचुएशन है, और किसी किसी रीजन के वजह से मैं नहीं उनके साथ हूँ, मैं उनके साथ नहीं हूँ, अब मम्मी तो अकेले जा रही है। लेडीज को अकेले रात में वो भी किसके साथ, किसी अनजान आदमी के साथ भेजना, किसी अनजान आदमी से भेजना, ये सेफ है क्या? एकदम सेफ नहीं है। मम्मी को मान लो रूट भी नहीं पता तो और भी सेफ नहीं है, अगर लेट्स किस रूट से जा रहा है मम्मी को क्या पता। अब आज का ओला उबर में क्या आ गया, ठीक है भाई तू मम्मी को लेके जा रहा है ना, कोई बात नहीं, तू जिस रास्ते से जाएगा हमको दिखेगा ना। अब वैसे भी तेरा नंबर, तेरा फोटो, तेरा गाड़ी नंबर हमको सब मिल गया है, क्या करेगा तू, कहाँ जाएगा तू, कहाँ जाएगा तू, ऐसे तू फंस जाएगा। और आज देखो ना, आज ओला उबर में देखना इमरजेंसी बोल के सिचुएशन आता है, इमरजेंसी तुरंत फोन आता है। अगर लेट से तुम्हारा ड्राइवर से लड़ाई हो गया, तुम तुरंत इमरजेंसी में फोन करो, उधर से फोन आ जाता है, वो लोग अपने ड्राइवर को चिल्लाना स्टार्ट करता है, तुम कस्टमर साथ क्यों लड़ रहा है भाई, तेरे को प्रॉब्लम है, तुम आके हमसे कंप्लेन। और अगर तुम्हारा उल्टा पुल्टा फेयर चार्ज किया है, मिसबिहेवियर किया, तुम्हारा पैसा भी रिफंड आ जाता है। अगर तुम कंप्लेंट ठोक दो ड्राइवर खिलाफ कि ड्राइवर ने मेरे साथ ऐसा मिसबिहेव किया, तो तुम्हारा पैसा भी रिफंड आ जाता। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोग ट्रेवल कर रहे हैं और खुद को सेफ फील नहीं कर रहे हैं, उनको पता नहीं वो किस रूट से जा रहे हैं। खासकर लेडीज अगर ट्रेवल कर रही तो और बड़ी प्रॉब्लम थी। और अनफेयर जो फेयर था वो बराबर चार्ज नहीं कर रहा था, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन लेकर आया? उबर लेकर आया। उबर उबर कहीं चोरी करके ओला इंडिया में लेकर आया, उबर का ही तो कॉन्सेप्ट था, लोग लेकर आए यहाँ पे। अच्छा, रिसेंट का देख लो, जोमेटो वाला, जोमेटो स्विगी। हाँ, ये प्रॉब्लम देखो, क्या प्रॉब्लम था पता है? आपको हर जगह खाना खाना है लेकिन घर में बैठे बैठे खाना है। प्रॉब्लम थी कि आपको लेट से खाना खाना है पर आप जाना नहीं चाहते, आपको आलसीपन आ रहा है, घर बैठे बैठे क्या कर दो, ऑर्डर कर दो, घर आ जाएगा। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या कैसे खत्म हुई? लेट से तुम्हारे घर पे कोई गेस्ट आ गया, गेस्ट आ गया, ठीक है, और होता ना अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, बिना बोले चला आया और खाना घर में है नहीं, और दोबारा खाना मम्मी बनाएगी नहीं, ऑलरेडी थकी हुई है, तो बेटर क्या है भाई, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, खाना घर पे। सोल्यूशन है कि नहीं? सोल्यूशन है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये। आज आज मेरे लिए सब बहुत बड़ा, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कभी कभी मम्मी फ़ोन करती है, ये आ गए वो आ गए, हम ठीक है रुकिए भिजवा दे, जो भिजवाना है ऑर्डर कर देते, घर में चला जाता है। आजकल ब्लिंकिट देखो ना, बहुत फ़ायदा है ब्लिंकिट, मेरे खासकर मेरे ऐसा इंसान के लिए, जैसे मैं तो सिंगल सन हूँ, अभी जैसे सिस्टर भी आ जाती, मैं भी आ जाता हूँ सेंटर में, तो मम्मी पापा अकेले रहते हैं। अब घर में अगर किसी चीज़ का नीड है, मैं तुरंत ब्लिंकिट करता हूँ, पहुँच जाता है। अदरवाइज मेरे को सेंटर बंद करके जाना पड़ता। अभी मेरा सेंटर भी चल रहा है, घर का काम भी हो रहा है। तो जहां पर भी प्रॉब्लम है वहां पर क्या है? सॉल्यूशन। और इसी सॉल्यूशन का नाम क्या दिया गया? एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट ही होता है प्रॉब्लम से। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। तुम जिसका भी नाम लो ना, ओला उबर, जिसका भी नाम तुम लो, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, लेंस कार्ड, बोट, ये कंपनी, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब प्रॉब्लम से ही चालू हुई है। आज हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आज हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। आज देखो वो भी तो प्रॉब्लम था। अपने मार्केट में जाते थे, मार्केट में अपने लोग जाते थे, मन मार उल्टा पुल्टा प्राइस चार्ज करता था, खासकर कपड़े की मार्केट में। कपड़े का मार्केट इतना चोर मार्केट है कि सेम कपड़ा किसी को 500 बेचा है और सेम कपड़ा किसी को 5,000 बेचा है। सेम कपड़ा किसी को 500 बेचा है और सेम कपड़ा किसी को 5,000 बेचा है। इतनी बड़ी चोर मार्केट थी। प्रॉब्लम क्या हो गया? सॉल्व। अब आराम से आप मिंत्रा यूज करो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जहाँ से जिस बजट में यूज करना आप उस बजट में ऑर्डर कर दो। और पता है ऐसा थोड़ी है कि मैं मिंत्रा यूज कर रहा हूँ मुझे अलग प्राइस दिखाएगा और अंबानी जी यूज कर रहे हो तो अंबानी को अलग प्राइस दिखाएगा, अलग ऐसा थोड़ी होता। सबके लिए क्या है? सेम प्राइस है। अब उधर डिस्काउंट ऑफर ये सब चलते रहता है।
तो बहुत बड़ी समस्या थी कि भाई लोग शॉपिंग करना चाहते हैं पर लोग बार्गेनिंग नहीं कर पा रहे। लोगों को, किसी को ज़्यादा किसी को ज़्यादा पैसे में बेचा जा रहा है, किसी को कम पैसे में बेचा जा रहा है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया गया। फ्लिपकार्ट, ये सब अमेजन घर बैठे बैठे डिलीवरी करवा दे रहे हैं, करवा दे रहे हैं। तो जितना बिजनेस तुम लोग देख रहे हो अभी रिसेंटली में उठा है, वो देखना कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्व करता है। मैं अपना एक पर्सनल प्रॉब्लम बता रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड होता है ना, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का देखना महीने में एक बिल आता है। जैसे घर का बिल आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, अपना रूम मेंटेनेंस का बिल आता है जहाँ पे भी आप रहते हो, ऐसे ही क्रेडिट कार्ड का बिल आता है। तुम फिजिकली भी बिल मंगा सकते हो, तुम पीडीएफ के फॉर्म में बिल मंगा सकते हो। नॉर्मली आजकल लोग पीडीएफ में मंगा लेते हैं, मतलब ईमेल आईडी में बिल आ जाता है। प्रॉब्लम क्या होता था, लेट से मैं अगर पर्सनली बताऊं मैं अगर 15 क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूं तो बिल कितना आएगा, 15। सबका बिल का डेट अलग अलग होगा। और अगर तुम टाइम पे क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे करते हो तो पेनाल्टी अलग से, एक एक बिल पे हजार हजार का पेनाल्टी लगता है। और प्लस 4 दिन तुमने लेट, 4 दिन तुमने अगर लेट किया पेमेंट तो 4 दिन का अलग से पेनाल्टी। तो लेट फीस का 1000 रुपया, और 4 दिन तुमने डिले पेमेंट किया तो डिले पेमेंट का फिर इंटरेस्ट काटेगा वो लोग 3% 2% के हिसाब से। अब सोचो मेरा 15 है, अगर मैं 15 क्रेडिट कार्ड का लेट लेट पेमेंट कर रहा हूँ तो 15 हजार तो मैं एक्स्ट्रा भर रहा हूँ, खाली लेट फीस का 15 हजार। और जो मैं इंटरेस्ट अलग से पे करूंगा। और ये भी तो हो सकता है किसी कार्ड का मेरे को याद ही नहीं रहा है, 6 महीने बाद याद आया, अच्छा ये भी था ये भी था, भयंकर बिल आ गया घर पे, और तुम्हारा जो सिविल स्कोर है ये सब भी खराब हो जाएगा। बहुत बड़ी समस्या थी क्रेडिट कार्ड को पे करने का, बहुत बड़ी समस्या थी। लोग ड्यू डेट भूल जाते थे, लोग टाइम पे पेमेंट नहीं करते थे, और पेनाल्टी लगे जा रहा। बैंक वाला तो भयंकर, बैंक वाला तो मस्ती कर रहा है, उसका क्या, उसको तो पैसा मिलेगा ही। तुमने 2000 का शॉपिंग किया, वो लोग 1000 का पेनाल्टी लगा दिया लेट फीस के नाम पे। तो शॉपिंग किया 2000, भरना पड़ रहा है 3000। और 4 दिन या 5 दिन के बाद या हफ्ता भर के बाद पेमेंट किया तो अलग से उसका और फाइन। और जितना फाइन मारेगा उस पर 18% का जीएसटी मोदी जी लेके जाएंगे। अरे हाँ, उस पर 18% का अलग से जीएसटी देना पड़ेगा। तो 2000 का शॉपिंग बिल आया 3500। तुम बोलेगा 1500 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, पता चला अच्छा 3 दिन बाद पेमेंट किए थे। अपने आप को फिर कोसेगा, क्रेडिट कार्ड बंद कराएगा, ये बंद कराएगा, वो बंद, माथा खराब। क्रेड बोल के क्या ऐप आता है, नाम सुना है? क्रेड, CRED, क्रेड बोल करके क्या ऐप आया। सिंपली बोलता है कि सारा कार्ड मेरे यहाँ पे रजिस्टर्ड कर दो, और जिस ईमेल आईडी में तुम्हारा कार्ड का बिल आता है उस ईमेल आईडी को मेरे से कनेक्ट कर दो। अब से मैं अपना पूरा का पूरा क्रेडिट कार्ड कहाँ पे ऐड कर दिया हूँ, क्रेड ऐप में। अब मैं नॉर्मली एक ही ईमेल आईडी में मंगाता हूँ, सारा का सारा ईमेल आईडी मैंने कनेक्ट कर दिया। जैसे ही बिल जनरेट होता है, क्रेडिट तुरंत मैसेज कर देता है कि सर भैया बिल जनरेट हो गया है। बिल जनरेट होता है ना, जिस दिन बिल जनरेट होता है वहां से तुमको 15 दिन का टाइम मिलता है पेमेंट करने का। मान लो 1 तारीख को बिल जनरेट हुआ, 1 को मैसेज आया, लास्ट पेमेंट कब करना है, 15th को, 15 दिन के बाद पेमेंट करना है। तो जिस दिन बिल जनरेट हुआ वो वाला मैसेज, और मैसेज कहाँ था पता, 2 जगह। एक तुम्हारा आता है नोटिफिकेशन, एक तुम्हारा मैसेज आएगा व्हाट्सअप में। अब ऐसा हो नहीं सकता तुम 24 घंटे में व्हाट्सअप नहीं खोले हो, तो एक व्हाट्सअप में मैसेज आएगा, एक तुम्हारा इसमें आएगा, नोटिफिकेशन में आएगा। प्लस एवरी 2 दिन के बाद मैसेज देते रहेगा, सर रिमाइंडर, सर रिमाइंडर, सर रिमाइंडर। जब तक तुम्हारा 15 तारीख तक बिल नहीं पे करेगा ना, लगेगा अपना पिताजी है घर का, अपना लगेगा फैमिली वाला कोई क्रेडिट वाला, इतना रिमाइंडर मैसेज भेजेगा दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब जब तक ऊपर तक क्रेडिट वाला पता क्या बोलेगा कि अगर तुम पेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगा, वो भी धमकी देगा, पेमेंट कर, नहीं पेमेंट करेगा तो इतना चार्जेस तुम्हारा लग जाएगा। और प्लस तुम्हारा क्रेडिट वाला में बेनिफिट क्या है कि ब्लेड से बैंक वाले ने कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लिया है, क्रेडिट वाला भी बता देता है, कॉन्टेक्ट टू बैंक, क्योंकि ये पेनल्टी तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है। अब सोचो मेरा क्रेडिट कार्ड है, उसमें बैंक ने कोई चार्जेस ऐड कर दिया, मुझे तो पता नहीं, तो क्रेडिट वाला खुद ही मेरे को बता देगा। वो लोग क्या करता है ना, उन लोग की कंपनी क्या करती है, पूरे क्रेडिट कार्ड को रीड करती है, और कहीं पर भी चार्जेस होता है तुरंत मैसेज कर देगा, इस बिल में इतना एक्स्ट्रा बैंक ने चार्ज किया है, जाके कॉन्टेक्ट करो किस बात के लिए चार्ज किया है। और जिस दिन ड्यू डेट रहेगा ना उस दिन भर मैसेज आते रहेगा, दिन भर रिमाइंडर कॉल, रिमाइंडर मैसेज आते रहेगा।
अब अगर उसके बाद भी कोई टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है, जैसे मैं, मेरा गलती है। अगर उसके बाद भी कोई टाइम पे नहीं कर रहा है पेमेंट, किसका गलती है? उसका गलती है ना भाई, जो टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है। तो ये समस्या थी, नहीं समस्या थी कि क्रेडिट कार्ड का लोग बिल भूल जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का लोग ड्यू डेट भूल जा रहे हैं, और उस गलती के वजह से लोगों को एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है। इतनी बड़ी समस्या को खत्म कर दिया विद द हेल्प ऑफ ऐप। तो एक चीज तुम देख, यही तो एंटरप्रेन्योरशिप है कि जहां प्रॉब्लम है वहां क्या है, जहां प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन। और इसी प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, अरे बोलो ना, इसी प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? सिंपल सा बात है, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अब मैं डेफिनेशन बता रहा हूं इसका। इसका डेफिनेशन क्या है कि भैया प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और उसका एक प्यारा सा सिंपल सा सोल्यूशन लेकर आओ। आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन लेकर आया, इसी प्रोसेस को अपने क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, सुनो ना, जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, जिसने सॉल्यूशन निकाला, प्लस भाई सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, बिजनेस तो खड़ा करना पड़ेगा। आज एक क्रेड ऐप, अगर मैं क्रेड की बात करूं या ओला उबर की बात करूं, क्या सिस्टम को खड़ा करने में खर्चा लगा, नहीं खर्चा लगा? क्रेड में सोचो कितने लोग काम करते होंगे, कितने एम्प्लॉय काम करते होंगे, कितना उन लोग को ऑफिस खर्चा आता है। तो जो बंदा मान लो ये बंदा है, इसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया। और इन्वेस्टमेंट करने का मतलब रिस्क। उसने क्या किया, कैपिटल लगाया, रिस्क लिया, मैन पावर को खड़ा किया, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की, और एक दिन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इसी प्रोसेस को अपने बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और जिस बंदे ने ये प्रोसेस किया उसको अपने क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर। ठीक है। अच्छा, लेंस कार्ट, उबर, क्रेड, इसी को अपने बोलते हैं इंटरप्राइज। तो जिस बिजनेस, इंटरप्राइज क्या है, उसके बिजनेस का नेम। तो एंटरप्रेन्योर कौन है, जिसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, रिस्क लिया, इन्वेस्टमेंट किया, मैन पावर इकट्ठा किया, सिस्टम बनाया, और प्रॉब्लम को सॉल्व करके क्या निकाला, सॉल्यूशन। उस बंदे को अपने क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सॉरी, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। और जो बिजनेस खड़ा हुआ, जो ब्रांड खड़ा हुआ, उस ब्रांड को क्या बोलेंगे, इंटरप्राइज। तो लेंस कार्ट क्या है, एक एंटरप्राइज है। उबर क्या है, एक एंटरप्राइज। जो बिजनेस है उस बिजनेस बोलेंगे एंटरप्राइज। 3 वर्ड क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट होता है डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन। सुनो, अच्छा, एलोन मस्क और एक कचौड़ी वाला, फर्क लगता है तुमको? अरे सच बोलो ना, एलोन मस्क और एक कचौड़ी वाला, डिफरेंस है कि नहीं डिफरेंस है? क्या डिफरेंस, तुम्हारे हिसाब से बता रहा हूँ, क्या डिफरेंस है? क्या क्या बोल रहा है, क्या बोला कचौड़ी वाला? अच्छा सुनो ना, एलोन मस्क और मिठाई वाला, क्या फर्क आ रहा है, बताओ। सुन ना, आप अपने शरीफ लोग ना इज्जत से बात करेंगे, तो क्या उल्टा पुल्टा आंसर दे रहे हैं। सुन भाई, फर्क क्या पता है, फर्क क्या है? एलोन मस्क को देख के लग रहा है कि ही इज वेरी इनोवेटिव पर्सन। एलोन मस्क को देख के लग रहा है बहुत इनोवेटिव पर्सन। वो जो नया नया खोज कर रहा है, जो नया नया टेक्नोलॉजी लग रहा है, उसको अपने क्या बोलते हैं, इनोवेशन बोलते हैं। वही तो इनोवेशन होता है ना। अच्छा, कचौड़ी वाला देखो क्या लग रहा है, कौन सा इनोवेशन किया उसने, कौन सा इनोवेशन किया? यही किया होगा, रिफाइन की जगह कोई और तेल डाल दिया होगा। आया हो सबने? अरे रिफाइन ऑयल की जगह पे कोई पाम ऑयल डाल दिया होगा, यही तो उसका इनोवेशन है। क्या इनोवेशन करेगा? अब आप बोलोगे क्या सर कचौड़ी में इनोवेशन नहीं हो सकता? हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो ही सकता है। कुछ नया फ्लेवर लॉन्च कर दिया जो आज तक किसी ने वैसा फ्लेवर लॉन्च नहीं किया। बट एक नॉर्मल सेंस बता रहा हूँ, जो तुम्हारे एरिया में जो कचौड़ी वाला है, जो मिठाई वाला है, जो बहुत फेमस, मतलब फेमस है, सिर्फ एरिया में फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, क्या वो और एक ऑन्टरप्रनर, अंतर है कि नहीं? अंतर में बहुत अंतर है। पहला सुनो सुनो, पहला सुनो, ऑन्टरप्रनर में इनोवेशन होता है, कुछ वो नया करता है, कुछ वो हट के करता है। कचौड़ी वाले में क्या, मेरे दादाजी ने कचौड़ी की दुकान चालू किया था तो पापा ने किया, पापा बोलते बेटा अब तू करेगा। तो 3 जन, और अपने प्राउडली बोलते 300 साल पुरानी कचौड़ी का दुकान है। बोलते कि नहीं बोलते, इतना प्राउडली बोलते हैं।
बोलने से पहले कॉलर खड़ा कर देगा, 300 साल पुराना मेरा दुकान है, मेरा दादाजी ने चालू किया। ये पेंट देख रहे हो, 3 साल पुराना पेंट लगा हुआ है, आज तक नहीं उतारे हैं, उतारेंगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा। हाँ होता है ना वो ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होता है। अरे लोगों होता है ना कि नहीं नहीं ये बहुत शुभ है मेरे लिए, ये पेंट उतारेंगे खराब हो जाएगा। मतलब ऐसा ऐसा थिंकिंग लोगों का। आजकल देखना तुम लोग कैलकाटा में देखना स्पेशली, एक एक दुकान को देख के वोमिटिंग आ जाएगा, इतना गंदा दुकान है, खाने का तो मन ही नहीं करेगा, और फिर भी लाइन लगा हुआ है। और वहाँ प्राउडली लिखा हुआ है 300 साल पुराना, 200 साल पुराना, 250 साल पुराना, 100 साल पुराना लिखा हुआ है। और उसको देख के लग रहा है उसके दादा ने, उसका परदादा ने पेंटिंग करवाया होगा और अभी तक वही पेंट चल रहा है। और ऐसा नहीं, सेल बहुत भयानक, लाखों का सेल है दिन साल महीने का मान ले, फिर भी नहीं करेगा। ऑर्थोडॉक्स है कि हम नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे जो भी है। तो उसके दादा ने किया, पापा ने किया, बेटा कर रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन। तो इसमें ना इनोवेशन बहुत कम है, बहुत कम इनोवेशन है, बहुत हट के नहीं है। बट एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस कर रहा है, वो भी बिजनेस कर रहा है बट हट के कर रहा है, अलग तरीके से कर रहा है। वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और सिर्फ वही सॉल्व कर रहा है, ऐसा नहीं कि उसके अलावा कोई और कर रहा है, नहीं, वही सॉल्व कर रहा है। उसको बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन। बोलो ना, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन। हो गया एंटरप्रेन्योर। कचौड़ी वाला क्या कर रहा है, मिठाई वाला क्या कर रहा है, ये नॉर्मल जो सब्जी बेच रहा है ये कर रहा है, वो जस्ट अपना उनका एक अपना प्रोसेस है। हाँ, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वो अपना एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस को कंटिन्यू किए जा रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन। वो यहाँ पे किसी की प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ना कोई इनोवेशन ला रहे हैं। प्लस एक बिजनेस, आज एक कचौड़ी वाला हो या मिठाई वाला हो या एक सब्जी वाला हो या एक मोदी खाना दुकान वाला हो या एक जनरल स्टोर वाला हो या एक कपड़े स्टोर हो, कोई भी स्टोर जो भी तुम मार्केट में देखते हो, उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट। का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। बट एक एंटरप्रेन्योर का मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, उसका मेन मोटिव होता है सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सच बता रहे एंटरप्रेन्योर तो पागल होते हैं, ये जितने बड़े बड़े लोग होते हैं ना, देखो जो बहुत ज़्यादा रिस्की इंसान होता है ना, याद रखना कहीं ना कहीं पैसा उसके लिए सेकेंडरी मैटर करता है। क्योंकि जिसके लिए पैसा बहुत मैटर करता है वो रिस्क ले ही नहीं पाएगा। रिस्क वही ले सकता है ना, हमें याद रखना हमेशा, रिस्क वही ले सकता है जिसको इस बात का है कि नहीं हुआ तब भी हम खुशी खुशी अपना जीवन काट लेंगे, अगर नहीं भी हुआ तब भी हम खुश रहेंगे। उसके लिए ना ऐसे इंसान के लिए पैसा हमेशा सेकेंडरी आता है, क्योंकि ऐसे इंसान के अंदर एक जुनून होता है कुछ कर दिखाने का, अपने आप को ना मार्केट में स्टेब्लिश करना, अपने को सोसाइटी में एक एग्जाम्पल बनना है। जो लोग एग्जाम्पल बन रहे हैं, जो लोग सोसाइटी में स्टेब्लिश होना चाहते हैं, जो कुछ नया कर रहे हैं, के लिए पैसा ऑलवेज सेकेंडरी होता है। बिकॉज उनको पैसे से मतलब नहीं, उनको मतलब है मेरे को ये उखाड़ना तो उखाड़ना है, ये करके दिखाना दिखाना है। तो वो ना बड़े बड़े वो होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, विजनरी टाइप के लोग होते हैं। तो जो एक रियल एंटरप्रेन्योर है उसके लिए प्रॉफिट ऑलवेज क्या होता है, सेकेंडरी। उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है कि अपने को ये करना है तो करना है, उसके लिए कितना साल लगे डजंट मैटर। साइंटिस्ट लोगों का नाम सुना होगा ना, 10 10 ईयर्स तक वो लोग लैब में बिता देता है एक चीज को पाने के लिए। एक एक चीज को पाने के लिए ना 10 10 ईयर्स तक वो लोग लैब में काम कर देता है। अपने लोग 2 घंटा बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हो, वो लोग 10 साल बिता दिया लैब में ये चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। सोचो क्या लेवल ऑफ मोटिवेशन है। अब ऐसे लोग को तुम बोलेगा कि लीजिए पैसा, बोले भागे ऐसे, उसको पैसे नहीं चाहिए, उसको कुछ और चाहिए, उसको पता है पैसा तो ऐसे ही आ जाएगा, जिस दिन ये हिट हो गया पैसा तो ऐसे ही आ जाएगा, उसका अलग ही पागलपन है। लेकिन एक कचौड़ी वाला है, वो सुबह उठेगा, पहले धूप कांटे दिखाएगा अगरबत्ती, फिर सारा लोग फिर आए कर ये कर वर के, फिर देखना इज्जत से एकदम। और जिस दिन उसको लॉस हो गया ना, उसका मुंह देखना, जिस दिन उसका लॉस हो गया मुंह, उसका पूरा मुंह उतर जाएगा, घर भी झमेला कर लेगा, लॉस हो गया। क्योंकि उसका मेन मोटिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। डिफरेंस है। तीसरा, एंटरप्रेन्योर एक विजनरी होता है, उसको पता है कि अभी मेरे को कहाँ पहुंचना है, आज के 5 साल बाद कहाँ पहुंचना, आज के 10 साल बाद कहाँ पहुंचना, और मेरा बिजनेस का एंड गोल क्या है। या एटलीस्ट एंड गोल नहीं तो उसको एटलीस्ट पता है कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरे को अपने बिजनेस को कहां तक लेके जाना है। एक एंटरप्रेन्योर इतना बड़ा विजनरी होता है, तुम एलन मस्क से पूछेगा ना, उसको पता है कि 10 साल में उसको करना क्या है। उसका बहुत सारा इंटरव्यू तुम लोग जाके देखो, एलन मस्क से बात किया था, उसको पता है, उसको पता है कि 2035 में वो 1 जनवरी को क्या काम करेगा, वो पूरा अपना रूटीन बना के रखा हुआ है।
वो बंदा इतना बड़ा पागल बंदा है कि 2035 को जो 1 जनवरी आएगा उस दिन उसको कौन सा काम करना है, वो 10 साल का प्लान बना के बैठा हुआ है। अपने को कल का नहीं पता। अपने क्या बोलते, जिंदगी है जहां लेके जाए चल देंगे। अपने को तो यही नहीं पता कि अगला अभी 2 घंटे बाद अपने साथ क्या होगा, यही नहीं पता। इतना पता था क्लास करना है, क्लास करवाना है, जैसे मेरे को क्लास करवाना है, वहां जाना है, उसका शाम को क्या होगा मेरे को भी नहीं पता, तुमको भी नहीं पता। एलोन मस्क, बड़े बड़े लोग का रूटीन सेट है कि नेक्स्ट 5 ईयर उनको क्या काम करना है, उनको कहाँ पहुंचना है, सब कुछ उनका सेट रहता है। बोले ना, बड़े डिफरेंट लोग होते हैं, बड़े पागल लोग होते हैं। उनको उनको ना उनसे से मतलब ही नहीं, उनके बारे में कौन क्या बोल रहा है नहीं, उनको बस अपना गोल पे स्टक रहना है। और उनका एक जिद रहता है, नहीं मुझे करना है तो करना है। तो बड़े विजनरी लोग होते हैं। आपका कचौड़ी वाला, बिजनेस वाला, मिठाई वाला, देखो नेगेटिव सेंस में नहीं बता रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं रेमेंड के शोरूम का बात नहीं करूंगा बिकॉज तुम ज़्यादा रिलेट कर पाएगा लोकल बिजनेस से। तो आपके जो नॉर्मल बिजनेसमैन होते हैं ना, उनका काम क्या है, टाइम पे खोलना, टाइम उनको उनका कुछ नहीं, उनको रूटीन सेट है कि उनको ये काम करना, ये काम करना, वो काम करना है। तो विजनरी और नॉन, देखो पहला फर्क क्या था, प्रॉफिट पहला इनोवेशन का फर्क था कि बिजनेसमैन इनोवेशन कम लेकर आता है, एंटरप्रेन्योर इनोवेशन ज्यादा लेकर आता है। दूसरा क्या होता है, प्रॉफिट का। बिजनेसमैन किसके बारे में सोचता है दिन भर, प्रॉफिट के बारे में सोचता है। एंटरप्रेन्योर किसके बारे में सोचता है, सिचुएशन कोई सोल्यूशन निकालना है। तीसरा विजनरी और नॉन विजनरी का अंतर है। और तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, एक दो बताओ डिफरेंस, तुम्हारे हिसाब से एक और डिफरेंस बताओ। अरे अब तो रिलेट कर पा रहा है, हाँ? वो तो हो गया, पहला वाला हम लिंक कर दिए, प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, और बताओ। आदर्श तू भी बता सकता है भाई, तुम्हारे साथ बताओ। और हाँ, ट्रेडिंग, डेडिकेशन, हाँ, मोटिवेशन हाई ऑब्वियसली। बिजनेसमैन का मोटिवेशन लो होता है और एक एंटरप्रेन्योर का मोटिवेशन क्या होता है, हाई होता है। ये एकदम सही सही पॉइंट है। जो हाई हाई मोटिवेशन वाले लोग होते हैं, क्योंकि उनको कुछ करके दिखाना है, तो उनका मोटिवेशन हमेशा पीक लेवल पर आएगा। तो एक हो गया, बहुत अच्छा कृष्ण ने बोला मोटिवेशन, कि सर बिजनेसमैन लोग का जो मोटिवेशन रहेगा लो रहेगा, इनका क्या हाई रहेगा। डेडिकेशन मोटिवेशन सब उसमें आ जाएगा। अरे वो उसमें, हाँ बिल्कुल, बट दिक्कत क्या नहीं, ये लोग फुल्ली मतलब मोटिवेटेड ही रहते हैं ऑलवेज 24/7। बोले ना, ये अलग सब एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। याद रखना, ये मोमो का ठेला लगा करके अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोलना और दुनिया आपको एंटरप्रेन्योर बोल रही है, अंतर है। खुद को एंटरप्रेन्योर बोलना और दुनिया आपको एंटरप्रेन्योर मान रही है, ये बहुत अंतर है। दुनिया अगर आपको टैग लगा रही है कि यू आर नंबर 1 एंटरप्रेन्योर या यू आर एंटरप्रेन्योर, तो आपने सच में कुछ उखाड़ा लाइफ में, आपने सच में कोई ना कोई बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तब जाकर दुनिया आपके ऊपर टैग लगा रही है। और खुद का ठेला को फोटो लगा कर बोलता है आई एम द ओनर ऑफ दिस, और हम बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है। वो अलग बात है, तुम्हारा मन है करो ना, पर वो तुम एंटरप्रेन्योर नहीं हो, तुम एक बिजनेसमैन हो। अच्छा देखो ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोग को, नाम सुना पीडब्ल्यू, फिजिक्स वाला, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एजुकेशन माफिया। हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आज देखो पीडब्ल्यू ने क्या, खान सर देख लो, पीडब्ल्यू ने क्या किया, लोएस्ट फीस में पूरे पैन इंडिया के लोग पढ़ा रहे हैं। और ऐसे कोर्स पढ़ा रहे हैं जो कोर्स के लिए 2 लाख 2.5 लाख लगता था, ये लोग 5,000 10,000 पढ़ा रहा है। भाई गरीब आदमी यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाएगा, 3 लाख रुपया उसके पास नहीं है, ये लोग 10,000 में यूपीएससी पढ़ा रहे हैं। वो भी अगर आप बहुत गरीब हो तो इंस्टॉलमेंट लेके पढ़ा देगा। और अगर किसान किसान अगर गया और उनको बोला नहीं हमारे पास पैसा, बोला फ्री में पढ़ ले भाई। सोचो इनके पास इतना इतना इनके पास वो है। अलख पांडे जो है, भी बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है, इंडिया के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है। एजुकेशन में उन्होंने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आया, कम अमाउंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो पीडब्ल्यू देखो, पता है ना, यूनिकॉर्न, इंडिया का यूनिकॉर्न में उसका नाम आता है। तो उन्होंने भी बहुत बड़ा समस्या था। अगर किसी को नीट का प्रिपरेशन करना है तो एक बार अपने को हिम्मत बांधना पड़ता है, भाई 2-2.5 लाख रुपया तो खाली प्रिपरेशन का लग जाएगा। उसके बाद निकला या नहीं निकला, अगर निकल गया तो फिर कॉलेज अलग से लेगा। वो लोग सोचो, अगर किसी इंसान, कोई गरीब है और डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है या आईएएस बनना चाहता है, और ये लोग 5,000 10,000 में उसको बना करके मतलब उसका क्लियर करवा दे रहे, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को लोग सॉल्व कर दिया। अभी तो उनको दिक्कत बहुत लोग खोला है। हाँ हाँ, वो लोग खोल दी है। तो कहने मतलब क्या है, पीडब्ल्यू भी एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है। तो याद रखना, जो बेसिक डिफरेंस यही सब है कि
एक एंटरप्रेन्योर हाईली मोटिवेटेड होता है, डेडिकेटेड होता है, उसका दिन भर दिमाग में चलता है कि भैया ये प्रॉब्लम सॉल्व करना। अब बड़े ना रिस्की वाले लोग होते हैं। जो एंटरप्रेन्योर होता है क्या होता है, रिस्की होता है, उनको रिस्क से घबराते ही नहीं है। अब प्रॉफिट उनके लिए क्या होता है, सेकेंडरी। और एक बिजनेसमैन वाला होता है, रिस्क कम लेता है। वो तो अपना दुकान का पेंट तक नहीं चेंज करता है, बोलता अगर पेंट चेंज कर देंगे किस्मत बदल जाएगी, अच्छी किस्मत खराब हो जाएगी, वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता है। तो लेस रिस्की, लेस फोकस, लेस डेडिकेटेड, मोटिवेशन कम होता है, का एक रूटीन प्रोसेस है कि उनको बस यही काम करना, यही काम करना, यही काम करना है। ऐसा ना उनके यहाँ पे इनोवेशन का थोड़ा सा रोल बहुत कम है, वो लोग ज़्यादा हाथ पांव नहीं मारते। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया एक एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन का। लास्ट में क्या था, क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ये तो समझ में आ गया ना। अरे एंटरप्रेन्योर का क्वालिटी क्या क्या है, जो वही वाला ना कि हाईली मोटिवेटेड, विजनरी, रिस्क ज़्यादा लेता है, मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, वो बहुत भयंकर काम करते हैं, मतलब सच में वो लोग बहुत मेहनती होता है। प्लस उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो लोग राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेता है, ठीक है ना। और प्लस वो लोग ना एक होता है ना, छाप छोड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो इतना भयंकर काम करेंगे, उनको देख करके लोग जो जूनियर वो शर्मा जाएंगे। मतलब वो ना एक स्टैंडर्ड, इतना मेहनत करते हैं कि वो स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। अब सो अगर आज आप सच बताओ, जो लोग भी रिलायंस कंपनी में, जो लोग रिलायंस कंपनी में सीईओ लेवल या एक एमडी लेवल को जानता है ना, उनसे पूछना मुकेश अंबानी कितना काम करते हैं, तो क्या लगता है मुकेश अंबानी बस पैसा बैठे हैं? बिलीव कर, वो मतलब लोग, मैं तो सुना हूँ रिसेंटली कोई गुप्ता जी थे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके थे रिलायंस कंपनी में, वो बता रहे थे कि मुकेश अंबानी मतलब 17 से 18 घंटा दिन भर वो प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते। सोचो जिस आदमी के पास पैसे की कमी नहीं है, वो 17-18 घंटा काम कर किए जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, उसका अलग ही मोटिवेशन है। लोगों के लिए पैसा सेकेंडरी है, वो लोग कुछ उनको पता है कि जब मैं लास्ट सांस लूंगा ये करके लूंगा। समझ रहा, वो अपने आप को यहाँ देखते हैं, वो नीचे देखते ही नहीं है। बड़ी मेहनती लोग होते हैं, बहुत बड़े हाईली फोकस्ड लोग होते हैं, टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, रिस्क लेने से घबराते नहीं है, डिसीजन टाइम पे लेते हैं। डिसीजन क्या लेते हैं, टाइम पे लेते हैं। ऐसे लोग, ऐसी क्वालिटीज एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होती है। और प्लस इनोवेटिव होते हैं। इनोवेटिव मतलब एवरी टाइम ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट मेरा लॉन्च हो गया, सक्सेस हो गया तो अब हम रुक जाएंगे, नहीं, एक प्रोडक्ट लॉन्च हो गया अब कुछ और लॉन्च करेंगे। मतलब एवरी टाइम वो लोग इनोवेशन के बारे में सोचते रहेगा, सोचते रहेगा, सोचते रहेगा। ये क्वालिटीज इनके अंदर होती है। ये जो 5 मैंने चीज पढ़ाया, पहला क्या है, पहला क्या पढ़ाया, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है, जो रिस्क ले रहा है, जो बिजनेस चालू कर रहा है, जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा है और उसको सॉल्व कर रहा है, और बहुत भयानक लेवल का रिस्क और सिस्टम खड़ा कर रहा है। ऐसे बंदे को अपने क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस जो खड़ा हो गया, एंटरप्राइज। ठीक है, डिफरेंस जो था बिजनेसमैन और इसमें, तो डिफरेंस में नॉर्मली 4-5 चीज तुम लोग देखना, रिस्क, प्रॉफिट और इनोवेशन, हार्ड वर्किंग। तुमको लगता है कौन ज़्यादा मेहनत करेगा, एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन, कौन ज़्यादा मेहनत करेगा, एंटरप्रेन्योर ज़्यादा मेहनत करेगा। और विजनरी और नॉन विजनरी। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। तो अपना ये तुम्हारा ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर तुम्हारा बेस चालू हो गया। ये पूरा पूरा इस पूरे सब्जेक्ट का बेस है। हेलो, ये पूरे सब्जेक्ट का बेस है। अब जब मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा तुमको लगेगा यार पहला क्लास कर लिया ना, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुमको अब कुछ नया दिखेगा ही नहीं। जब मैं एंटरप्रेन्योर वर्ड यूज करूंगा तुम्हारे दिमाग में यही यूज चलेगा, विजनरी, मेहनती, हार्ड वर्किंग, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, यही सब चलेगा। ये चैप्टर का पूरा बेस है। नेक्स्ट क्लास में अपने फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।